लास्ट ईयर आरआरबी जेईई सीबीडी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। व्हाई हैज कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोडक्शन एंड यूज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द यूके एंड ग्लोबली। मतलब यूके में इस पर्टिकुलर केमिकल के इस्तेमाल को क्यों बैन किया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में। इसके पीछे रीजन है कि ये क्योंकि ओजोन के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये ओजोन का क्षरण करती है, इसीलिए इस गैस के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया था। और इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं, इस तरीके के जो गैस होते हैं, इस तरीके के जो पदार्थ उनके होते हैं, उन्हें ओडीएस कहा जाता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि ओजोन डिप्लीशन क्या चीज है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या प्रोटेक्शन के लिए कौन से प्रोटोकॉल हमें याद रखने हैं, और ओजोन डिप्लीशन जो सबस्टांसेस है ओडीएस जिन्हें कहते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आगे 10 मिनट जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के लिए। हम पढ़ने वाले हैं ओजोन डिप्लीशन और इसके प्रोटेक्शन के बारे में, तो कान खोल करके रखिएगा क्योंकि एक एक शब्द जो है इस सेशन का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के ऑफिशियल सिलेबस में भी जो है आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर यानी कि ओजोन गैस कहां पर है? ये जो है आपका समताप मंडल में है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस आती कैसे है, ये कैसे बनती है? ये बनती है यूवी रेस के कारण। ठीक है, ओजोन बच्चे बनती है यूवी रेस के कारण। शायद बहुत सारे बच्चों को ये मालूम होगा कि यूवी रेस को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है ओजोन गैस, लेकिन पहुंचने से कैसे रोकती है? क्योंकि जो यूवी रेस है वो यहाँ पे खर्च हो जाती है। और किस चीज में खर्च हो रही है? क्योंकि यूवी रेस के कारण ही यहाँ पे लगातार ओजोन बन रही है। तो नेचुरल फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए कि ओजोन बनती कैसे है। ठीक है, देखो 90% ऑफ ओजोन ये एग्जिस्ट करती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडलीय परत में दूसरे नंबर की परत है। पहले नंबर पे ट्रोपोस्फीयर आता है, जिसे हम शोभ मंडल कहते हैं, और उसके बाद में जो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है। ठीक है, तो लगभग जो है पृथ्वी का जो सतह है, जो आपका क्रस्ट है, उसके बच्चे आपका 50 किलोमीटर ऊपर ये ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका O3। ठीक है, याद रखना बच्चे। और ये बनती कैसे है? ये बनती है आपके एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन O2 मॉलिक्यूल्स। जो स्ट्रेटोस्फीयर में O2 होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है यूवी रेज के प्रेजेंस में, तब जाकर के आपका O3 फॉर्म होता है। ठीक है, तो चूंकि ये O3 फॉर्म हो रहा है यूवी रेस के कारण, तो इसलिए जो सूरज की विकिरण में जो यूवी रेडिएशन आता है, पराबैंगनी विकिरण आता है, वो यहीं पे खत्म हो जाता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए ये ओजोन जो है यहाँ पे वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये तो इसके बेनिफिट के बारे में बात हो गई। अब पढ़ते हैं कि ये डिप्लीशन यानी कि इसका क्षरण क्यों हो रहा है। हम कहते हैं कि ओजोन पे होल हो गया, तो होल होने का मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बच्चे रीजन है हमारे द्वारा बनाए गए कुछ गैसेस, कुछ केमिकल्स, जिसमें से सबसे मुख्य है CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उस दौरान जो है आपका बहुत सारी इस तरीके की चीजें बनाई गई। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें आपकी जनरेट की गई है ना, लैब बेस्ड केमिकल्स आपके बनाए गए। उन्हीं में से जो है आपके कुछ केमिकल्स ऐसे थे जिन्हें कि हमने प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। प्रशीतक यानी कि कूलिंग के लिए, तो कूलिंग के लिए AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें जो है इस गैस का इस्तेमाल किया जाता था। और ये है आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको नाम याद रखना है बच्चे। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन्हीं के जैसे इसी के परिवार के बहुत सारे और भी गैसेस हैं जो कि ओजोन के लिए खतरनाक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये जाते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर में और वहां पर जो है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब यूवी रेस के संपर्क में ये आते हैं, यानी कि जब सनलाइट के संपर्क में ये आते हैं, तब जो है वहां पे ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं और फिर वहां पे जो है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का जो परमाणु है वो जाकर के O3 को अटैक कर देता है और दोबारा से O2 में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन का जो एटम है या फिर ब्रोमीन का जो एटम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है O3 के लिए। ठीक है,
अगर हम बात करें इसकी पोटेंसी की कि एक क्लोरीन का जो एटम है, अणु है, मॉलिक्यूल है, वो कितना ज्यादा खतरनाक है, तो आपको मालूम है कि एक अकेला जो Cl का परमाणु है, जो एटम है, वो लगभग 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इतनी ज्यादा इसकी पोटेंसी होती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो मैकेनिज्म है, वो भी आपको याद रखना है। Cl प्लस O3 इज इक्वल टू ClO, यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड बनता है और साथ में जो है O2 आपका अलग हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अगर क्लोरीन के जो एटम्स है, अगर वो वायुमंडल में और खास करके अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो ओजोन का जो ये O3 है, O3 जो मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करता रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके कारण ओजोन क्या होती है, धीरे धीरे ब्रेक होती है। तो ये जो CFC हमने देखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने देखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा और कौन सी ऐसी गैसेस हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ODS कहते हैं। ODS का मतलब क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन के लिए हानिकारक हैं। तो CFC के परिवार में और भी हैं, जैसे कि आपका HCFC है। ठीक है, HCFC बेसिकली रेफ्रिजरेशन में है ना, एयर कंडीशनिंग में इनका इस्तेमाल होता है, वो वाली गैसेस हो गई। उसके बाद में बचे आपके हेलोन्स है। हेलोन्स खास करके जिनमें ब्रोमीन होता है। ठीक है, हेलोन्स खास करके जिनमें ब्रोमीन होता है, अग्निशामक जो संयंत्र होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, औद्योगिक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये भी जो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच करके क्या करता है, हमारी ओजोन को नष्ट करने का काम करता है। हालांकि मुख्य ODS है, कुछ और भी है ना, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच करके किसे नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी O3 को। ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य आपको याद रखना है CFC है। ठीक है, CFC बहुत तेजी से काम करती है। और उसके अलावा जो हमने शुरू में क्वेश्चन में देखा था, जहां पर आपको पूछा हुआ कि जो ये टेट्राक्लोराइड है वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्यों जो है आपका बैन हुआ है ना, तो उसके पीछे यही रीजन है। वो इसलिए बैन होता है क्योंकि वो बिना नष्ट हुए समताप मंडल तक पहुंचता है और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ही ज्यादा उसमें जो है आपकी पोटेंसी होने के कारण वो जो O3 है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद बचाव की बात करते हैं, तो सबसे पहली बार जब पता लगा कि ओजोन जो है धीरे धीरे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है, इस पे होल हो रहा है, तब जाकर के 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। 16 सितंबर 1987 को ये क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल जो कि एक जगह है कनाडा में, वहां पे साइन किए गए थे कि हम इस तरीके के पदार्थों को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो कि ओजोन के लिए हानिकारक है। तो चूंकि इस दिन साइन हुए थे, इसीलिए जो है आपका 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस के दौरान अलग अलग जो है चरणबद्ध तरीके से इन ODS को खत्म किया जाएगा, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाएंगे, है ना, इनकी जगह कोई और चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बचे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब साइन किया, तो 1987 में ये इंप्लीमेंट होता है और 1992 में भारत भी क्या करता है, इसमें सहयोग करता है, यानी कि साइन करता है। उसके बाद इफेक्ट की बात करते हैं कि जो साइन हमने किए थे 1992 में, या फिर पूरी दुनिया ने 1987 में जो साइन किए थे, क्या इन्होंने जो साइन किए थे उस चीज को माना, तो बिल्कुल। यहाँ पे बचे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जितने भी इन्वायरमेंटल जो इस तरीके की ट्रीटीज है ना, उनमें से सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। अगर हमने कहा कि CFC इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं किया, इसीलिए जो है ओजोन धीरे धीरे जो है आपके रिकवर भी हुई। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर हम CFC की बात करें, 2010 तक कंप्लीटली जो है फेज आउट हो गया, मतलब कि इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हेलोन्स की बात करें, 2010 तक जो है आपका ये भी आपका लगभग फेज आउट है। ठीक है, अगर हम ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, वही यूके वाला, ये भी जो है आपका 2010 तक फेज आउट है। लेकिन जो अभी HCFCs है, क्योंकि हम इसे CFC की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबली जो है आपका ये कहा जा रहा है कि 2030 तक इसको भी खत्म कर दिया जाना है। इसके भी सब्स्टिट्यूट हम मार्केट में लेकर के आ जाएंगे और इसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जितने भी हमारे पर्यावरणीय इस तरीके की संधियां हैं, ट्रीटी है, उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है
कि क्या कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ? बिल्कुल हुआ। किस नाम से संशोधन हुआ? किगाली अमेंडमेंट 2016 में। ठीक है, याद रखना है बच्चे आपको। देखो, इसका उद्देश्य यह था कि हमने सीएफसी तो बंद कर दिया, सीएफसी का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया, लेकिन सीएफसी की जगह जो हम ये एचएफसी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो हार्मफुल है। ठीक है, तो ये भी हार्मफुल है, इसीलिए इसको भी हमको फेज आउट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपका संशोधन करते हुए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे एचएफसी कहा जाता है, ये भी बच्चे आपका चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए ये एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया, ये संशोधन किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि जो एचएफसीज होते हैं ना बच्चे, ये ओजोन डिप्लीशन तो है ना, ये ओजोन डिप्लीशन भी है और साथ में जो है बहुत ही हार्मफुल जो है ग्रीन हाउस गैस के जैसे भी काम करता है। जैसे CO2 को हम कहते हैं, CO2 जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, उसी तरीके से जो है आपका जो HFC है ये भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी जो है आपका HFC को, अगर हम इंडिया की बात करें कि HFC को कब तक हमने खत्म करना है, तो इसे जो है बच्चे हमने 2047 तक एक तरीके से 80% खत्म करने का उद्देश्य बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके अलावा अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया कि ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में पूछा गया था, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे कि आरआरबी जेईई में पिछली बार ओजोन के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया, एक जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द एरिया टर्म्ड एज द ओजोन होल इज नॉन टू मेनली डेवलप्ड ओवर, मतलब कि जो ओजोन होल है वो घटना कहां पर देखने को मिलती है। ये घटना इंडिया में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है या फिर एंटार्कटिका में है। आपको मालूम है पहली बार में जब ओजोन होल डिस्कवर किया गया था, जब ढूंढा गया था, तो तब भी वो एंटार्क्टिका में ही मिला था। और अभी भी नेचुरली कभी कभी क्या होता है कि खुद से ही ओजोन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। कहां पे होती है? एंटार्क्टिका में ही होती है। ठीक है, ये मत समझो कि मतलब पूरी तरीके से जो है आपका ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी नेचुरली जो है खुद भी जो है ओजोन डिप्लीट हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती, उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। नुकसान किससे होता है? जब हम सीएफसी जैसे जो ये आपकी केमिकल्स हैं, जो ये आपकी गैसेस हैं जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, इसका बहुत ज्यादा उत्पादन कर देते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तब जाकर के जो है ओजोन का क्षरण होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एंटार्क्टिका बच्चे आपका आंसर था। और इसके लिए एक और चीज याद रखिएगा कि लोकेशन तो आपको बता दिया मैंने कि एंटार्क्टिका रीजन जहां पर ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्कवरी पहली बार जो है आपका 1980s के दौरान ब्रिटिश सर्वेयर थे, उनके द्वारा जो है पता लगाया गया कि हाँ ओजोन में जो है आपकी दिक्कत हो गई है। और आप लोगों को सिविलिटी भी याद रखनी है कि ओजोन जब यहाँ पे एंटार्क्टिका में जब आपका होल होता है, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो इसकी जो बच्चे आपकी माप है यानी कि मोटाई है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि ओजोन की जो लेवल है या फिर ओजोन लेयर को नापने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे डॉप्सन यूनिट कहा जाता है, DU डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। तो जब ओजोन होल होता है या फिर ओजोन का जो लेवल है वो ड्रॉप गया 1980s में पहली बार, तब देखने को मिला कि इसका जो डॉप्सन यूनिट है वो 220 से भी नीचे चला गया है। ठीक है, और 220 से नीचे मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा सीवियर। ठीक है, एकदम जो है आपकी ओजोन यहाँ पे क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि डॉप्सन यूनिट जो है आपका मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका में सबसे पहली बार जो है आपका 1980s के दौरान ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा पता लगाया गया कि एंटार्क्टिका में होल है। होल का मतलब क्या है कि ओजोन जो है वो अपनी जगह में जितना होना चाहिए उतनी नहीं है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कि ओजोन को निम्नलिखित मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कौन कौन से इनमें से रेडिकल हैं जो कि ओजोन को ब्रेक डाउन करते हैं? अभी बताया था ना क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्लोरीन रेडिकल है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, फिर है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल और फिर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गूगल सर्च नहीं करना है, बताना है मुझे इनमें से कौन से रेडिकल्स हैं जो कि ओजोन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्लियर कर चुके हैं, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी में अपना जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे रिवाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन वेट कर रहा है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है, जाइए और नॉन टेक्निकल का जो लाइव क्रैश कोर्स है उसे जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। उसके अलावा सिर्फ अगर इन्वायरमेंट कंप्यूटर पढ़ना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है, इन्वायरमेंट कंप्यूटर का कोर्स है ना, पूरी तरीके से सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है। और उसके इतर अगर सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हो और वो भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि आपको लंबे लंबे वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े, तो यहाँ पे बच्चे आपके पीडीएफ फॉर्म में ये इन्वायरमेंट की ई बुक भी मौजूद है। लेकिन सब कुछ कहाँ मिलेगा? मेकेडीजी मैकेनिकल पे। मेकेडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शन जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।